अध्याय 5 देख रहे हैं, शासक और इमारतें। जैसे जैसे समय गुजरता है आप देखते हैं कि इमारतें अलग अलग हो जाती हैं। यानी अगर हम प्री मिडिवल टाइम्स की बात करें या मिडिवल टाइम्स की बात करें और हम उसके बाद की बात करें, 1800 के बारे में बात करें, 1900 और आज की बात करें, तो सारी जो इमारतें हैं उनमें आपको परिवर्तन दिखता है। तो हम कब की बात कर रहे हैं? पहले मैं आपको बताऊं कि ये कुतुब मीनार का चित्रण है और कुतुब मीनार मेहरौली, दिल्ली के पास मेहरौली है, वहां पर बहुत बढ़िया परिसर है। यहाँ पर इस आयरन स्तंभ, इसकी भी बात हमने की थी, 300 किलो का है ये। और ये एक नायाब तस्वीर है। जो भी विदेश से आता है भ्रमण करने, वो ताजमहल और कुतुब मीनार जरूर देखता है। तो कुतुब मीनार का एक चित्रण यहाँ पर दिया गया है और इसको अब कुतुब मीनार का नाम कहाँ से आया? देखिए, इसका कुतुब मीनार का नाम अगर मैं लिखूं तो ये कुतुब है पहले, और कुतुब मीनार, मीनार मतलब एक मीनार जो सीधी खड़ी रहती है, सीधी खड़ी हुई, मतलब वर्टिकल एक अगर इमारत हो, मतलब उसका विड्थ ज्यादा ना हो, केवल उसकी हाइट ही हाइट हो इस तरीके की, तो इसको कहते हैं मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक से आई है, कुतुब यहां से नाम लिया गया है, इनके नाम से इसका नाम है। और इसको लगभग 1199 इसमें इसका निर्माण किया गया था। लेकिन इसकी कुछ चीजें और हैं जो आपको समझनी जरूरी है। कि पहली चीज तो यहां पर ये देखिएगा, ये 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला यानी कि 5 स्टोरी इमारत है। इसमें 1 2 3 4 5, आप देखिए 1 2 3 4 5। तो पहली चीज तो यह है कि 5 मंजिला इमारत है और इसमें बकायदा इंस्क्रिप्शंस है, अरबी में है लेकिन इंस्क्रिप्शंस है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लोजर करके दिखाऊं तो आप ये देखिएगा, ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो अभिलेख है, ये बकायदा लिखे हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर जैसे अगर अंदर से जाएंगे आप, और सीढ़ियां हैं, बकायदा सीढ़ियां हैं इसमें, और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर खड़े होकर आप निहार सकते हैं। लेकिन ये बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग यहाँ पर चढ़ के अपनी आत्महत्या करने लगे थे, तो इसको बंद कर दिया गया है। नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है ये। तो यहां से इस पे लिखना, आप सोचिए कि किस तरीके से लिखा होगा। ये भी अपने आप में नायाब बात है उस जमाने की। तो कुतुब मीनार को और करीब से दिखा देता हूं आपको। यह है कुतुब मीनार, ये इसमें एंट्री है। यानी आप अगर यहां पहुंच जाएं तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा वो यहां बताया गया है। ये कुतुब मीनार के अलग अलग पोजीशंस में आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग एंगल से। पहली चीज ये है कि मैंने बताया आपको 5 मंजिल है इसमें। तो जो फर्स्ट इसका तला है, पहली मंजिल जो है, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये नाम आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का माना जाता है मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। स्लेव डायनेस्टी इन्होंने शुरू की। कुतुब मोहम्मद गौरी जब चले गए तो उन्होंने इनको छोड़ दिया यहाँ पर, हमारे क्या कहें, दिल्ली में। तो इसीलिए इनका नाम इस तरीके से है। और बाकी जो मंजिल है, एक पहला तो इन्होंने बना दिया, इसकी जो बाकी मंजिल है उनका निर्माण हुआ था 1229 में। और इसको किसने कराया था? सुल्तान इल्तुतमिश। आईटी कर देता हूं, सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था 1229 में। ओके, अब आप देखें कि क्योंकि ये बिल्कुल सीधी मीनार है, और जब भी इस तरीके से मीनार होती है और हवा आती है, अंधड़ आता है, थोड़ा सा कभी कभी अगर 4 या 5 लेवल का रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप आ गया तो इसको काफी क्षति हुई है। उस जमाने में भी क्षति हुई थी। तो इसका दोबारा निर्माण तो नहीं कहूंगा मैं, इसको ये कहूंगा कि इसकी मरम्मत किन किन ने कराई? अलाउद्दीन खिलजी पहले, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। आपको पता है ये सारे नाम जो मैं ले रहा हूं, ये सारे दिल्ली की जो सल्तनत है और दिल्ली सुल्तान, उनका नाम मैं ले रहा हूं। मैं आपको एक बार और बता दूं ताकि आप बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए आपके इन सब के नाम। शुरुआत हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका पहला तला बनाया, इसीलिए उसका नाम कुतुब मीनार इसीलिए रखा गया है। इल्तुतमिश, इन्होंने बाकी मंजिलें बनाई, और जो इसमें मरम्मत का काम हुआ धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी, इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई।
तो मैंने आपको जैसे बताया, ये जो पट्टियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पट्टियां देख रहे हैं, ये अभिलेख इसका अरबी में लिखा हुआ है। अभिलेख, क्योंकि अरबी उस जमाने में चलती थी इसलिए इसमें लिखा गया है। और ये इमारतें जो थे, ये जैसे आप देखिए, अगर 800 साल पहले मैं आपको ले जाऊं, बहुत ही कम इमारतें ऐसी थी, 800 साल के पहले मैं ले जा रहा हूं आपको, बहुत ही कम इमारतें थी जो पत्थर से या फिर ईंटों से बनती थी। लेकिन 13वीं शताब्दी में अगर आप इस कुतुब मीनार को देखते हैं तो यहां पर बात चेंज हो गई। आपको पत्थर भी दिखेंगे, ईंट भी दिखेंगे। तो अब आपको मैं 18वीं और 8वीं और 18वीं, इसमें क्या हुआ कि इस शताब्दी के बीच, और एक्चुअल में हम इसी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हम 700 से 1000 साल का ले रहे हैं, हम 1700 करीब इस दरमियान जो हुआ उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर यह हुआ कि 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जो है, राजा जितने भी शासक थे और अधिकारी थे, उन्होंने इमारतें बनाई, बहुत सारी इमारतें बनाई। बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है, या फिर बहुत सारी ऐसी है जो नेशनल हेरिटेज है, कई तो ये जो है इंटरनेशनल हेरिटेज है। जैसे खजुराहो, ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज है। तो यहां पर जो निर्माण किया गया उसमें 2 तरीके की इमारत थी। मतलब अगर मैं इमारत के बारे में बताऊं तो 2 श्रेणी में बांट लीजिए आप इसको। जो पहली तरीके की इमारत थी, मैं इसको आपको आगे ले जाता हूं, वहां पर बताता हूं इसको। तो 2 तरीके की इमारत हुई, यानी कि अगर जो बिल्डिंग्स का है या जो जो स्कल्पचर हुआ उस जमाने में, बिल्डिंग इमारत कर देता हूं, ये 2 तरीके की बनाई गई। पहली तो ये थी कि जो सुरक्षित थी, पहले अक्षर लिखूंगा सबके, संरक्षित थी, समझाता हूं इसको। और यहां पर उस तरीके की इमारत बनाई गई जो राजा ने खुद के लिए बनाई, किसी ने खुद के लिए बनाई, क्योंकि ये सुरक्षित है, यहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। कहने का मतलब, अब आप किले देख लीजिए, जो फोर्ट बना है उसमें किलों में कौन रहता था? राजा रहते थे। महल में राजा रहते थे, किले में राजा के जो सैनिक है, घुड़सवार है, आर्टिलरी, वो रहती थी। इसके अलावा आप देखिए मकबरा में कौन, जैसे अगर आप ताजमहल की बात कर लें तो ताजमहल क्या है? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और मुमताज महल के लिए बनवाया, और मुमताज को वहीं पे दफना दिया गया। उसके बाद शाहजहां को भी वहां दफना दिया गया। तो वो मकबरा है। ये सारे जो किले, महल, मकबरा, ये शासकों ने अपने लिए बनाए, क्योंकि ये सुरक्षित भी थे, यानी सेफ थे, संरक्षित थे, यानी एक तरीके से आम पब्लिक से अलग थे। ये अपने लिए बनाए। दूसरी जो श्रेणी बनाई गई, वो श्रेणी थी कौन सी? वो श्रेणी थी जनता के लिए। तो आप ये कह सकते हैं, पहली जो श्रेणी थी वो अपने आप के लिए, और दूसरी श्रेणी जो है वो जनता के लिए। जैसे जनता के लिए क्या बना दिया आपने? मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, हौज बना दिया। हौज का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा एक तालाब जैसा बना दिया, या एक ऐसा पॉइंट बना दिया जहां पर पानी आके ठहरता है और लोग वहां पर आके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग पानी का, हौज का सीधा मतलब ये है कि एक ऐसा तालाब नुमा स्ट्रक्चर जिसमें पानी रखा जा सके, और वो छोटा मोटा टांकी नहीं जो अपने घर में होती है, बड़ा सा, बिल्कुल विशाल सा हौज उसे कहते हैं। इसी के अलावा कुएं बनाए गए, जहां जहां जरूरत थी कुएं बनाए गए, वेल्स बनाए गए जिसे पानी निकाला जा सके। सराय होते हैं रेस्ट हाउस। जैसे अगर कोई आप कहीं जाए, किसी और जगह जाए, तो वहां ठहरने के लिए आपको जगह चाहिए। जैसे आजकल होटल होते हैं या रेस्ट हाउस होते हैं ना, तो सराय रेस्ट हाउस ही समझ लीजिए। इसके अलावा बाजार बनाए, जहां बाजार नहीं थे वहां बाजार को बनाया गया। तो ये ऐसी चीजें थी, ऐसी इमारतें थी जो जनता के लिए थी। फिर से बता देता हूं, मंदिर, मस्जिद, हौज, पानी का स्टोरेज कह सकते हैं आप, और कुआं हो गया, साथ में आपका सराय, रेस्ट हाउस जहां लोग ठहरते हैं, बाजार जहां लोग सामान खरीदते हैं। इस तरीके की 2 प्रकार की इमारतें बनाई गई। होता यह था कि जब भी कोई एक राजा होता था, एक राजा है, उसको कब आप अच्छा मानेंगे? एक राजा को अच्छा तब मानेंगे जब वो जनता के प्रति सोचे, जनता के लिए कुछ काम करे। तो अगर उसकी जो राजा की जो प्रजा है, यानी कि जो लोग हैं जिनके ऊपर राज कर रहा है, वो जिनसे वो टैक्स ले रहा है, जिनसे वो रेवेन्यू ले रहा है, तो अगर प्रजा की देखभाल करेगा राजा, ऐसी इमारतों का, ऐसे कंस्ट्रक्शन, ऐसी चीजें बनाएगा जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लोग क्या करेंगे? जैसे मैं हूं, मेरे लिए पानी बहुत जरूरी है, तो मेरे लिए आप कुआं बन गया, मैं वहां से पानी ले सकता हूं। तो मैं राजा की अपने आप भरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि राजा ने बड़ा अच्छा काम किया भाई। ओके, तो इसीलिए ये जो मंदिर, स्पेशली इसमें जो मंदिर है,
मस्जिद है और कुएं, इनका निर्माण राजा करवाते थे। और इसीलिए क्या होता था कि राजा ही नहीं करा रहे, ध्यान रखिए, राजा तो करा ही रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े लोग थे या फिर कहें कि व्यापारी थे जो अपनी प्रशंसा पाने के लिए या अपने आप को, क्योंकि पैसा भी है उनके पास, यहाँ पर क्लियर दिखा गया है कि व्यापारियों सहित अन्य व्यक्ति भी किया करते थे। राजा का तो मैंने बता दिया, अन्य व्यक्ति भी यही काम किया करते थे कि वो मंदिर, मस्जिद, कुएं, इनका निर्माण कराया करते थे। ओके, अब एक और चीज इसमें दी गई है, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू हुए। घरेलू स्थापत्य का मतलब ये होता है कि आपका घर, खुद का घर, जो बड़े बड़े घर बनाए गए, व्यापारियों की विशाल हवेलियां, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां, वो हमको 18वीं के बाद मिलती है। लेकिन हम बात कहाँ कर रहे हैं, 8 से 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको पता है कि आगरा में अकबर ने किला बनवाया, ठीक है, इसको हम आगरा का किला कहते हैं, फोर्ट बनवाया। अब इस फोर्ट को बनाने के लिए 2000 पत्थर काटने वाले उन्होंने उपयोग किए, 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले, और मतलब ये सीमेंट, पहले 2000 जो मैंने बताया वो पत्थर काटने वाले हो गए, 2000 में आपके सीमेंट और चूना बनाने वाले हो गए, और 8000 जो है वो लेबर मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी इस फोर्ट को बनाने में, राइट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे हम सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से बात करें, तो जब भी कुछ आप बनाते हैं, आजकल के ज़माने में तो आपको बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसान हमको भी लगता है, लेकिन उस ज़माने में आप सोचिए कि जब हमारे पास बड़ी बड़ी क्रेन्स नहीं थी, हमारे पास कोई डंपर मशीन नहीं थी, कोई सीमेंट और गारे को, रेते को मिलाने के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी, तब उन्होंने ऐसी चीज़ कैसे बना दी जो ताजमहल टाइप बन गई, कुतुब मीनार टाइप्स बन गई, जो आज भी दुनिया में विश्वविख्यात है। ओके, तो अगर हम किसी भी स्मारक को देखें तो उस स्मारक से हमें क्लियर पता चलता है कि इसमें स्ट्रक्चर या वास्तु शिल्प ज्ञान क्या है, उसका शिल्प ज्ञान हमें पता चलता है। जैसे शिल्प मतलब होता है कि उसको बनाया कैसे गया है, वास्तु कला इसे कहते हैं कि उसका आर्किटेक्चर कैसा था, शिल्प विज्ञान का हमें पता चलता है। जैसे मैं अगर छत के बारे में ले लूं, तो छत में क्या होता है, पहले इसमें ना जो शब्द दिए हैं बड़े इसमें टिपिकल है, तो मैं आपको पहले समझाता हूं। पहले ये फिगर आपको समझा दूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले फिगर समझिए, फिर मैं आपको शब्दों में समझाता हूं। ओके, अब आप देखिए, यहां पर एक छत की डंडी है या कहें बीम है, और यहां पर इसके अंदर से गई हुई बीम है, ध्यान रहे, इसके साथ गई हुई है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, लकड़ी का यूं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और उसके बाद आपने एक लकड़ी का यूं, अब इसको 3D में सोचिएगा, मैंने लकड़ी का यूं स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इसको छत बना दिया, तो अगर ये डिस्टेंस मेरा ज्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लकड़ी धीरे धीरे बेंड हो जाएगी, ऐसे कैंटिलीवर टाइप बेंड हो जाएगी। तो अब इसको रोकने के लिए क्या हुआ, ऐसा हुआ, यूं स्ट्रक्चर आप समझिए, यूं बनाई गई, और ये जो है ना, ये केवल ऊपर नहीं रखेगा। अगर ऊपर आप मान लीजिए इसके ऊपर रख देंगे तो क्या होगा, अगर आप किसी लकड़ी के ऊपर दूसरा लकड़ी रख देंगे तो वो तो वैसे ही दब जाएगी। तो ये एक दूसरे से पास हो रहे हैं, ये मेन चीज है। इसमें जो शब्द दिए बताता हूं मैं आपको, पहले आप ये समझ लीजिए कि लकड़ियां एक दूसरे के ऊपर रखी नहीं है, ये एक दूसरे से पास हो रही है, जो कि आप यहां देख रहे हैं, ये मेन है। इसको एक नाम दिया गया है, क्या करते हैं, मैं आपको अब यहां ले जाता हूं। तो यहां आप जो समझने वाले हैं उसमें आपको बताऊं कि जो आप आज यूज करते हैं और जो उस जमाने में यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा एक देखिए, 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। उस समय ये कठिन था। हम क्या करते हैं, 4 दीवार हम लगाते हैं, ओके, उसके बाद हम आर पार लकड़ी बना देंगे और एक पत्थर की पटिया उस पर रख देते हैं। कैसे का, मैं इसको समझाता हूं, इन्होंने क्या कहा, कहने की कोशिश क्या की है। आप क्या करेंगे, इस तरीके से 4 दीवार बना देंगे, ओके, इसे 4 दीवार बना दिया। उसके बाद आप यहां लकड़ी की पटिया रख देंगे इस तरीके से, और उसके ऊपर पत्थर रख देंगे। यहां पत्थर रख दिया,
या टीन डाल दिया, आराम से घर बन जाता है। मतलब बहुत अच्छा नहीं बनेगा लेकिन बना तो सकते हैं। उस जमाने में ये भी बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। तो यहां पर अगर हम बड़े बड़े लेवल की बड़ी अधिरचना, विस्तृत अधिरचना का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा आर्किटेक्चर आप बनाना चाहते हैं, बड़ा एक विशाल कक्ष, मान लीजिए जो कक्ष है ये 50 बाय 50 का है, 50 बाय 50 फीट का कह रहा हूं मैं, तब आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको कौशल की जरूरत है। इसके लिए आपको एक मतलब बाकायदा सिविल इंजीनियरिंग टाइप की कोई चीज की जरूरत है, यानी कौशल चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, इतने सारे लोग लग गए इसको बनाने में, और जो जो ताजमहल वगैरह बने हैं वो कौशल का काम है। तो उस जमाने में ले चलता हूं आपको, 7वीं और 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसमें जो है वास्तुकार भवन, वास्तु मतलब ये होता है कि जो आपने आर्किटेक्चर बनाया, जो उसका एंगल बनाया, जो उसको जिसका स्ट्रक्चरिंग की। तो हुआ ये कि लोगों ने केवल इस तरीके से घर बनाना नहीं शुरू किया, बाकायदा उसमें बहुत सारी खिड़कियां आने लगी। यानी अगर मैं इस घर बनाऊं तो खिड़की और दरवाजे, ये अगर घर है थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये मान लीजिए घर है, तो बाकायदा इसमें खिड़की बनने लगी, रोशनदान हो गया, मतलब रोशनी आए, हवा आए, और यहाँ गेट हो गए, आने का जाने का, ऐसे करके गेट बना दिए। तो ये बहुत ज्यादा लोग बनाने लगे, और इतने बड़े स्ट्रक्चर में अगर इतना बड़ा रूम बना रहे हैं तो उसमें तो और जरूरत पड़ जाएगी। ओके, तो ये जो छत, दरवाजे और खिड़कियां हैं, ये अभी भी क्या हो रहा था, इसमें क्या कहते हैं, 2 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ये होता है सीधे सीधे खंभे, वर्टिकल। और उसमें क्या होता था, एक के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे, ऐसे बना देते थे। ये तो हो गया वर्टिकल, और यहां पर उन्होंने इसके ऊपर रख के बनाया ऐसे, ठीक। ये जो क्षैतिज रख के बना रहे हैं, क्षैतिज मतलब यही हो गया। क्षैतिज का तीर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अंदर से पास हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया अगर ऐसे लकड़ी रख देंगे तो वो सब धर-धरा के गिर जाएगा, इस तरीके से बनाना होगा तब काम चलेगा। इसको कहते हैं अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। ये शब्द बहुत जरूरी है, जरा इसको मैं आपको दिखा दूं, ये जरा, ये है अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, ध्यान रहेगा। तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुआं बताता हूं आपको क्या होता है। वो सारी चीजें किससे बनी, फिर से बता दूं, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, मैंने मकबरा बताया आपको कि मंदिर वहां जहां हिंदू पूजा करते हैं, मस्जिद वहां मुस्लिम पूजा करते हैं, और मकबरे वहां होते हैं जो जहां दफनाया जाता है बड़े बड़े आलिम फाजिल लोगों को, बड़े बड़े शासकों को। और सीढ़ीदार कुओं का मतलब ये होता है कि ऐसे आप यहां पर है, ऐसे सीढ़ी बना दी, और यहां पर है पानी, ये पूरा पानी है ऐसे। तो आप यहां पर खड़े हैं, आप नीचे जाएंगे और पानी यहां से निकालेंगे। हो सकता है कि ये जो बावड़ी है इसके ऊपर भी छत हो, ऐसा भी हो सकता है, घर के नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कुछ छत पे ना हो, ये भी हो सकता है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी थी। तो ये सब जो बने, जो कुआं मैंने कहा, कुआं, बावड़ी या बावली, ये सब के लिए अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण का उपयोग हो। अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, फिर से समझ गया आप। इसमें होता क्या था, 2 आपने खंबे लिए या 2 एक वर्टिकल तौर पे लकड़ी ली, खंबे लिए, जो भी लिया, उसके ऊपर आप यूं, ये जो है ना, इसी को मैं अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कह रहा हूं। वरना आप ध्यान रखिए, ये तो बैंड हो जाएगा, इसको इस तरीके से लगाना होगा इस आर्किटेक्चर में। अब यहां पर एक चित्रण मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बड़ी फेमस मस्जिद है। देखिए, ये जो है, ये है दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। इसमें एक आर्किटेक्चर आप देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, ये आगे जाके यूं घूमता है, आगे जाके यूं घूमता है। कहने का मतलब, यहां पर देखिएगा, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यहां पर अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या हुआ, यहां पर आपने ये यहां पर लगाया, बेस लगाया, उसके ऊपर आपने ये रख दिया, और फिर यहां पर स्ट्रक्चरिंग की या कार्विंग की, कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। अब इसके बारे में भी और थोड़ी चर्चा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है, 12वीं शताब्दी की आगे की बात कर रहे हैं हम, मतलब उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं, यानी 1150 समझ लीजिए आप। इसमें आप ये देखेंगे, ये क्लियर आर्किटेक्चर बता रहा है कि यहां पर इस तरीके का उपयोग होता था, अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक। अब 11वीं शताब्दी के शुरुआत में जो मंदिर निर्माण है, वो भी बड़े, इसके लिए बड़े
डिफरेंट डिफरेंट तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। तो मैं आपको 2 मंदिर बताऊंगा, उन मंदिरों से ही आप समझ जाएंगे कि भाई इसमें अंतर क्या है। यहाँ बाकायदा स्पेशली इन दोनों को अलग अलग भी किया गया। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिएगा कि ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पार्ट का है, ये जो मंदिर देख रहे हैं आप हिंदुस्तान के सदर्न पार्ट का है। पहली चीज क्लियर हो गई। नॉर्थ पार्ट में जो यहां पर नगर पद्धति का यूज होता था और यहां पर जो है वो द्रविड़ पद्धति का यूज हुआ है। लेकिन इसमें बहुत बहुत डिफरेंस है। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ऊपर वाली मंदिर है बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें अंतर भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। पहली चीज तो ये है, ये जो मंदिर बना था शिव के लिए बना था, शिव भगवान के लिए बना था। और इसको बनाया था ये भी दोनों इसी का चित्रण है। देखिए इसको बनाया था चंदेलों ने बनाया था। चंदेल राजवंश जो है, चंदेल राजवंश ने बनाया था। कंदरिया महादेव मंदिर है इसका नाम। किसने बनाया था? चंदेल राजवंश के धंगदेव साहब ने बनाया था 999 में। ओके, इसकी योजना किस तरीके से, अब आप समझिए। इसकी योजना कुछ इस तरीके से है। पहली चीज तो ये थोड़ा हाइट पे है, अब देखिए थोड़ा हाइट पे है ना, उठा हुआ है। पहली चीज तो ये होगी। इसमें जो एंट्री वाला द्वार है कितना ज्यादा सुंदर है, या कहे अलंकृत है, बहुत ज्यादा सजाया गया है। तो इससे एंट्री हो रही है। अब इसका आप ये भी देखते रहिए, ये जो सीढ़ियों पे चढ़े आप, यहां से एंटर किए, ये एंट्री हो रही है। यहां से आपने एंट्री की, ये जो है एंट्री वाला भाग है, अलंकृत है, सुंदर है। उसके बाद आप अंदर गए, इसको कहते हैं, ये मुख्य सभा भवन है, इसको कहते हैं महामंडप, यानी कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं। यहां तो आप एंट्री, ये तो एंट्री वाला रास्ता है। ये जो सेकंड पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये है महामंडप, जहां पर नृत्य होता था। अब आप जानते हैं जब शिव की पूजा हो रही है, शिव का मंदिर है, तो कौन सा डांस होता होगा। ये हो गया। अब आगे चले जाइए, इसे कहते हैं गर्भगृह। ये मेन है जिसका सबसे ऊपर शिखर होता है ना, जिसको साउथ इंडिया में विमान कहते हैं, जिसका सबसे लंबा शिखर होता है, वही जगह वहां पर भगवान रखे होते हैं, डायटी रखे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर भगवान की मूर्ति, यानी कि शिव भगवान की मूर्ति रखी हुई, क्योंकि शिव मंदिर था, ये महादेव शिव मंदिर है ना। अब ये जो गर्भगृह है, यहीं पे सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे। लेकिन यहां पर केवल राजा या उनके बहुत करीबी लोग और जो वहां के प्रीस्ट है, जो पूजा करवाते थे, पुरोहित, ये यहां एकत्रित होते थे। ध्यान रहे कि जो खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस नहीं आ सकते थे। खजुराहो के जो मंदिर बने हैं, ये भी उसी श्रेणी में आता है। और यहां पर आप देखेंगे कि बेहतरीन मूर्तियां रखी हुई हैं। अब आपको ले जाता हूं, पहले आप समझ गए ना, फिर से मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस पूछा जाता है। पहली चीज तो ये शिव भगवान के लिए बनाया गया है। इसको बनाया है, इसका नाम जो है वो है कंदरिया महादेव मंदिर, ये ध्यान रहेगा। इसको बनाया था चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने। क्लियर? कब बनाया था? 999 में। और मंदिर की योजना में सबसे पहले आपकी एंट्री होती है, ये महामंडप है और ये गर्भगृह है, इस तरीके से। यहां बकायदा नाच वगैरह होता था। तो इसको आप रिलेट करेंगे खजुराहो के मंदिर से। खजुराहो जो है, मैंने आपको बताया कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गई आपकी। अब मैं आता हूं यहां पर दूसरे मंदिर पे। दूसरा मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आप देखेंगे कि ये जो शिखर है, आप बताइए कौन सा बड़ा है, मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा बड़ा है। एक दूसरे का ट्वाइस है, दोगुना है। कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा ये शिखर है, इसको विमान कहते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। पहले मंदिर तो क्लियर समझ गए ना। ये नॉर्थ के बारे में बात हो रही है। अब मैं आपको साउथ ले जा रहा हूं। देखिए पहली चीज तो ये है कि राजराजेश्वर मंदिर है, नाम भी यहां पर मैंने बता दिया, ये एंट्री इसकी देख रहे हैं, ये श्री राजराजेश्वर मंदिर टेम्पल है। ये जो श्री राजराजेश्वर मंदिर है, ये तंजावुर में है। इसका आप शिखर देखें, इसको विमान भी कहते हैं। ये उस जमाने में सबसे ऊपर था। मैंने आपसे कहा कि ये ट्वाइस है, ट्वाइस। ओके, ये ट्वाइस है। किससे? इससे दूना है। पहली चीज तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। इसका निर्माण इतना आसान नहीं था। उसका कारण ये कि जब आप इतना बड़ा विमान बनाएंगे, इतना बड़ा आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहां पर पत्थर कैसे आएगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एक एक पत्थर 90, मतलब क्रेन तो हुआ नहीं करती थी कि उठा के डाल दिया। यहां पर 90 टन का पत्थर इस जगह ले जाना है,
तो उसके लिए क्या लेंगे? कोई उठा के ले जा सकता है? उस जमाने में तो ये चीजें थी नहीं। तो इसके लिए एक रास्ता बनाया गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे रास्ता बन गया, उसको बाद में बात करते हैं। और ये जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर दूरी से शुरू होता है। ओके, और ज्यादा चढ़ाई ना हो इसलिए, ये बहुत खड़ी चढ़ाई ना हो इसलिए 4 किलोमीटर दूरी होगी। और मंदिर पर जब ये पहुंचता है तो इसको इस तरीके से गिराया जाता है। मैं उसको सब समझाऊंगा आपको। याद रखिएगा कि आज इसके पास एक गांव है चारूपल्लम, और चारूपल्लम गांव का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि चारूपल्लम का मतलब ही होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ऐसा गांव जहां पर चढ़ाईदार रास्ता है, इस मंदिर को बनाने के लिए बनाया गया। पहले मैं आपको समझा देता हूं कैसे हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए चारूपल्लम है, वहां से यूं रास्ता बनाया गया ऐसे, यूं। ये डबल बना दूं क्या? आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये इसकी हाइट इतनी नहीं है, मतलब ये जो रास्ता बन रहा है ना वो इतनी हाइट का नहीं है, वरना आप चढ़ाएंगे कैसे। और फिर ऊपर जाके ये नीचे की तरफ ऐसे आया है। तो यहां से ले जाते थे ये यहां से यहां तक रास्ता हो गया 4 किलोमीटर। यहां पर मान लीजिए चारूपल्लम है, पीसीपी कर देता हूं, चारूपल्लम है। यहां से धीरे धीरे ये जो बोल्डर है, मतलब इसे क्लियर बताया गया है, रोलर के थ्रू ये जो बोल्डर बड़े बड़े जो यहाँ पर पत्थर लगे हैं उनको ले जाया जाता था ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको नीचे ढलान की तरफ यहाँ लाया जाता था, और फिर एक एक करके इनको बाकायदा तराश वराश के ले जाया जाता था, वरना यहाँ क्या करेंगे। और कितनी नायाब चीज की होगी कि इतना बढ़िया बन गया है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीजें इसमें दी गई है। पहली चीज तो यह है कि जो मैंने आपको बताया कि जो 12वीं शताब्दी में है उसमें 2 टेक्नोलॉजीज या कहें शैली, इसमें हमें परिवर्तन दिखाई दिया। मतलब 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे थे। क्या चीज हुआ 12वीं शताब्दी आते आते, क्या चेंज हुआ? पहली चीज ये है कि ये जो दरवाजा और खिड़कियां हैं, इनकी जो अधिरचना मतलब जो स्ट्रक्चर है, उसका भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। अब कैसा होता था मैं आपको बताता हूं। वास्तुकला का ये जो नमूना है, ये जो चीज है, इसको कहते थे चापाकार रूप, चापाकार, धनुषाकार। ये अब आप देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल है, अब ये एक तो मैं ये दिखा देता हूं, ये मेहराब का एक रूप है। मेहराब के मध्य में ये जो डॉट है, ये स्ट्रक्चर जो है डॉट स्ट्रक्चर, इसके भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल दिया जाता था। मैं आपको उसको समझाता हूं क्या होता था। पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा, यहां पर देखिए ये जो मेहराब है इसका एक विशुद्ध रूप है। ये अलाई दरवाजे का मेहराब है। ये मैं शुरुआती 14वीं सदी की बात कर रहा हूं, कुव्वत इस्लाम ही मस्जिद चल रही है। तो पहली चीज आपको बता देता हूं कैसे होता ये था कि जैसे राउंड स्ट्रक्चर है। पहली चीज तो ये है कि इसको हम चापाकार कहते हैं। चापाकार का मतलब ये होता है कि हाफ सेमी सर्कल कह लीजिए, ऐसा करके चापाकार, या आप कहें धनुषाकार। इसमें ये होता था, मैं अभी ये बता रहा हूं कि इसमें होता कैसे था। अभी ये लाइनें मैंने केवल दिखाने के लिए बनाई है। होता ये था कि ये क्या करते थे, स्ट्रक्चर पे ऐसे पत्थर रखते थे। ओके, ये पत्थर रख दिया, और यहां पर एक सेंट्रली इसको कहते थे, एक पत्थर है जिसको यहां पर कहा गया है डॉट। मेहराब का एक रूप है जिसमें इसको कह रहे हैं डॉट। इसी को कहते हैं की स्टोन है, मतलब ये जो स्टोन है इतना होता था कि ये इसके ऊपर भार डाले और इसके ऊपर भार डाले। इसी के कारण ये जो जितने बाकी पत्थर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो उस भार के तले दबकर एक स्ट्रक्चर बना देते थे। अगर मैं इस की स्टोन को हटा दूं तो ये भर भरा के ये सब कुछ गिर जाएगा। जैसे अगर फूड चेन आप देखें, बड़ा अच्छा किसी ने समझाया कि फूड चेन है, उसको एक जैसे शेर या सिंह टाइगर, इनको हटा दिया जाए तो पूरा फूड चेन खत्म हो जाएगा। इसीलिए की स्टोन, अगर इस पत्थर को हटा दिया जाए तो पूरा भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा इसके भार से दला हुआ है। ये जो मेन है ना, इसके भार से दबा हुआ है। इसी को हम चापाकार या धनुषाकार कह रहे हैं। ये वास्तुकला यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो तरीका, वो ये है। ओके, पहली चीज तो ये चीज थी। दूसरा ये है कि इसमें जब ये निर्माण हो रहा था तो इसमें चूना, पत्थर, सीमेंट, इसका प्रयोग बढ़ गया। और सीमेंट ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी सीमेंट होती थी, अच्छी क्वालिटी की। तो इसमें क्या होता था कि पत्थर के टुकड़े डाले। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और उसमें यहाँ पर बीच में मसाला लगा दिया, बड़े बड़े पत्थर। अब ऐसा नहीं, अब इन्होंने क्या किया कि बहुत छोटे छोटे पत्थरों के छोटे छोटे, जिसको हम अभी कंक्रीट कह रहे हैं या क्रीट कह रहे हैं, या छोटे छोटे पत्थर जिसे होते हैं,
ये जो छोटे पत्थर को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, छोटे छोटे पत्थर ले लिए इन्होंने। इसके कारण क्या होता था कि बड़े से बड़ा आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आज भी आप देखिए कि ईंट और गारा आप यूज करते हैं, यानी कि जो सीमेंट होता है, ईंट को मिलाने के लिए सीमेंट होता है, चूना पत्थर होता है, आज भी यूज होता है। सबसे ज्यादा तो लाइमस्टोन ही होता है उसमें। इसके अलावा छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, नुकीले नुकीले, वो अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो ये चीज, दो चीज इसमें आई है आपकी। अब यहां पर आप देखिएगा, एक मैं आपको चित्रण और दिखा देता हूं, बहुत नायाब चित्रण है ये आप देखिएगा। ये आगरा किले में जल द्वार का निर्माण हो रहा है और ये अकबरनामा से लिया गया है। और ये ईंट, गारा और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन सब का उपयोग किया, पेबल्स जिसे कहते हैं, उसका उपयोग किया। अब अगली जो बात करूंगा वो है मस्जिद, मंदिर और हौजों के निर्माण की। वो मैं अगली बार करूंगा, ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो गया है। अगली बार हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।